नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित। घाना की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद का कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों की सुचारू कार्रवाई पर दिया जोर। शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शहरी निकायों की बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी पुलिस की गिरफ्त में। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू। बम बम भोले के जयकारों के साथ श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। पहले जत्थे ने गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध। बर्मिंघम टेस्ट का आज दूसरा दिन। 5 विकेट पर 310 रन के आगे खेलेगी टीम इंडिया। शतकवीर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद। बड़े स्कोर पर होगी नजर। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी घाना में हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए।
ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन दरामानी महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अगला पड़ाव होगा त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला अंगलू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से ये खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक, भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है।
गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुरुग्राम के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए और उसका उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों की विधानसभा लोकसभा को बाधित करने में राजनीतिक दल श्रेय मानते थे। 16वीं लोकसभा में तख्तियां लेकर आते थे। 17वीं लोकसभा में भी ये परिपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है तो सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलानी होगी, सदनों में गतिरोध को कम करना होगा। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और उनके सुझाव प्राप्त किए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाईवी सुब्बारेड्डी ने किया। ये बैठक ईसीआई द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बातचीत के सिलसिले में है। ये बातचीत रचनात्मक चर्चाओं की लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करती है, जिससे राष्ट्रीय और राज्य पार्टी अध्यक्ष सीधे आयोग के साथ अपने सुझाव और चिंताएं साझा कर सकते हैं। ये पहल सभी हितधारकों के साथ मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के आयोग के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत साउथ डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड एटीएस ने हौज खास इलाके में छापा मारकर 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सभी लोग पिछले 6 वर्षों से बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। ये लोग पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रहते थे और कबाड़ बीनने, दिहाड़ी मजदूरी करने जैसे छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि बीमा कंपनियां एक्सीडेंट के मामलों में उन लोगों के घर वालों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है जिनकी मौत सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई है। कोर्ट ने इसी आधार पर एक व्यक्ति के घर वालों के 80 लाख मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल 23 नवंबर को दिए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने मुआवजे की मांग ठुकरा दी थी। मामला 18 जून 2014 का है, जब एनएस रविशा नाम की व्यक्ति की मौत तेज गति से गाड़ी चलाने के दौरान हुई। गाड़ी चलाते समय उसने लापरवाही बरती थी, जिसके कारण गाड़ी पलट गई थी। मृतक के परिवार ने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में रविशा को खुद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रविशा के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन जस्टिस पीएस नरसिम्हा
और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ है। इस दौरान तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचते ही तीर्थयात्रियों ने भजन गाए। श्रद्धालु लगातार हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते दिखाई दिए। ये यात्रा 38 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। और यहाँ के मौसम की बात करें तो लगातार बारिश और बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसका असर रुद्रप्रयाग में साफ दिखने लगा है, जहाँ कई घाट पानी की तेज धारा में डूब चुके हैं। वहीं बाकी कुछ इलाकों में मौसम साफ है, जिससे अधिकारियों को हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़क की बहाली में तेजी लाने में मदद मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के पास क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब 4 धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम की ओर से जाने वाले मार्ग पर छोटे पार्किंग एरिया के आगे और गौरीकुंड की तरफ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा मुनकटिया के पास भी मार्ग बाधित चल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज़्यादा यात्री फंस गए। इन दोनों स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। रास्ता साफ होते ही दोबारा यात्रा शुरू कराई जाएगी। उधर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जाने वाला पैदल मार्ग भी अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। कुछ स्थानों पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार मलबा और पत्थर हटाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा की योजना बनाएं और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा को संचालित किया जा रहा है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। सूबे में बादल फटने के कारण कई जगहों पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 21 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच मनाली केलांग मार्ग पर सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बाढ़ आने से मनाली केलांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केलांग की ओर जाने वाले और मनाली आने वाले वाहनों को रोहतांग दर्रा से होकर भेजा जा रहा है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स सोसाइटी एक्सपो 2025 गुरुवार को राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें प्रसारण क्षेत्र से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और इनोवेटर्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। 3 दिवसीय ये आयोजन मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों और नवाचारों को प्रदर्शित कर रहा है। एक्सपो में एआई टूल्स, क्लाउड आधारित ब्रॉडकास्टिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और पब्लिक सर्विस मीडिया के भविष्य को लेकर लाइव डेमो, उत्पाद प्रदर्शन और तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बीएएस एक्सपो को दक्षिण एशिया के प्रमुख प्रसारण तकनीकी मंच के रूप में जाना जाता है, जिसमें हर वर्ष देश विदेश से मीडिया प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, नीति निर्माता और छात्र भाग लेते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो से मीडिया क्षेत्र के भविष्य की एक झलक मिलने की उम्मीद है, जो तेजी से डिजिटल और एआई आधारित हो रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती दर्शकों की पसंद और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए निरंतर बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कंटेंट की गुणवत्ता और बजट के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। हम दूसरों की तरह पैसे की बर्बादी नहीं करते, बल्कि रणनीतिक सोच के साथ कंटेंट में निवेश करते हैं। People are so glued to their smartphones that they will like to see everything on the smartphone. So one has to grow with it, and one has to, change the style of broadcasting, the content, and to suit to the demand of the current generation. And we at Prasar Bharati, as a independent public service broadcaster, we are proud to be both custodian of tradition and driver of innovation. With Doordarshan and All India Radio, we have a unique responsibility to not only inform, educate, and entertain more than 1 billion citizens. वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती का उद्देश्य समय के साथ दर्शकों की इवॉल्विंग मांग को पूरा करना और देश हित में कार्य करना है। The business has resumed. We are seeing new content coming in regularly from all the major production centers in the world. India, of course, is one of the leading centers. And over a period of time, it is not only what we call Bollywood, but also the Indian cinema as a whole has upped its game in terms of the volume of content being produced and also the quality of the content being produced. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्लाम अपनाने वाले 12 लोग वापस हिंदू धर्म में लौट आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में इन 12 लोगों को बुलाकर घर वापसी कराई गई। इस दौरान इन्हें त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाया गया और फिर वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन कराया गया। पूरे विधि विधान से इनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। दरअसल जिन 12 लोगों ने इस्लाम अपनाया था, उनमें किसी को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया था, किसी को पैसों का लालच दिया गया था, तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। ब्लैकमेलिंग से तंग ये लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के संपर्क में आए, जिसके बाद आज इनकी घर वापसी हुई। हिंद का मजबूत चेहरा है छांगुर पीर और इसके बड़े गैंग हैं मोहम्मद अहमद खान व अब्दुल महमूद। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी इस पर देखें, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है कि विश्व में 125 देश है, हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।